फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, वैसे तो हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें एक वक़्त पे चल रही हैं। कहीं पे जंगें हो रही हैं, कहीं पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कहीं पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायद पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें इकट्ठी हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, साथ में सिक्योरिटी के कुछ मसाइल हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम, वैसे तो मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन और मज़ाहिब के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। उनके हवाले से बातें बहुत हम करते हैं, मैं भी करता हूँ, हमारे जैसे और बहुत सारे दोस्त बातें करते हैं उनके हवाले से कि यार ये हो रहा है। लेकिन आजकल एक नया वाक़या हुआ है। कोई इंडिया कोई खातून गई है, सीमा हैदर नाम है जिनका। उसके जाने के बाद यहाँ पे एक वावेला खड़ा हुआ है, स्पेशली सिंध में गोट की, और जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे ये चीज़ चल रही है और ये धमकियाँ उन लोगों को मिल रही है। आई डोंट नो व्हाई। कि अगर किसी के साथ, अगर लेट्स सपोज अमेरिका में किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है और वो, मैं कहता हूँ जी पाकिस्तानी, और फिर मैं कहूँ कि यार यहाँ पे जो अमेरिकन होंगे जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, उनको हम तंग करना शुरू कर दें। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी थी पाकिस्तान की, उसकी बिल्डिंग बेची है वाशिंगटन डीसी यूएस में। उस हवाले से भी बात करेंगे। वैसे पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात होगी, और बात करने के लिए यकीनन हमें ज्वाइन कर रही हैं आप सबकी जानी पहचानी, आप सब जानते हैं, आप उनको एनालिस्ट हैं। हमारा इफ्तिखार ने मुझे ज्वाइन किया। हमारा थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। हमारा एक तो ये बताइएगा कि बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, मैं ये नहीं कहता कि कहीं और शायद ऐसा कुछ नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की अनहोनियाँ क्यों होती है? सीमा हैदर थी या जो भी, उसने जो कुछ भी किया वो एक अलग बड़ी स्टोरी है। उस पे हम जा ही नहीं रहे ना, हमारा डिस्कशन वो है, हमारा मसला है इंटरनल। कि सिंध में लोग वहाँ पे पहले धमकियाँ दे रहे थे, अब कह रहे हैं कि जी अगर वापस नहीं आई तो हम ये कर देंगे। वो क्यों हम ऐसा करते हैं कि अगर उन लोगों का, बेचारों का शायद कुछ भी लेना देना नहीं है, ना उनको, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। तो फिर इस तरह क्यों होता है? हम मतलब क्यों चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं इनको तंग किया जाए? ये मामला जो है, जिस नज़र से मैं देखती हूँ फ़खर, वो इस तरह से है कि जी। शादियाँ जो हैं वो पाकिस्तान और इंडियन कल्चर में ये पहले भी हुई हैं। आप देखते हैं कि कुछ क्रिकेटर्स ने भी शादियाँ की हैं बिल्कुल। इंडिया में, और सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने शादियाँ की हैं, कुछ और लोग भी हैं, बिल्कुल। कुछ लोगों की रिश्तेदारियाँ भी हैं। लेकिन जो मैं कह रही हूँ कि जो फ़ेमस लोग हैं, जी। तो ये रिएक्शन हमेशा जो बिल्कुल आपस की रज़ामंदी से होती है, वहाँ से भी होता है। आप सानिया मिर्ज़ा को और शुएब को ले लें, उनकी शादी पे जितना कुछ सानिया मिर्ज़ा को सहना पड़ा इंडिया में, वो भी आप जानते हैं और मैं जी। भी जानती हूँ। तो ये जो मामला यहाँ पे जो सीमा हैदर का मामला है, मैं इसको थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से देखती हूँ। जी। मैं ये देखती हूँ कि वो एक शादीशुदा खातून है। बिल्कुल। कुछ मामलात जो होते हैं वो कानूनी होते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं, इश्क, मोहब्बत, आशिकी अपनी जगह फ़िल्मों में, वीर ज़ारा में वहाँ अच्छी लगती है। आई एग्री विद दैट, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कुछ कानून होते हैं, और ये सिर्फ़ हमारे नहीं, अमेरिका में भी चले जाएँ बिल्कुल, आप बिल्कुल। कहीं भी चले जाएँ कानून। अगर आप किसी की बीवी हैं और आपके पास उनके 4 बच्चे हैं, आपने जहाँ तक बीबीसी की भी रिपोर्ट देखी होगी, पहले तो बहुत सारे शकूक व शुबहात थे कि उन खातून से आपने देखा होगा कि वो कलमा नहीं पढ़ पा रही। आई एम सॉरी, मेरा कैमरा ना गिर जाए। जी, जी, ठीक है। अच्छा, तो वो ये मामला वो कह रहे हैं कि ये रा के एजेंट है। अब खैर, रा के एजेंट ने उधर क्या करना है जाकर, ये उनकी भी बेवकूफ़ियाँ हैं कि वो इस तरह से कलमा, अक्सर आप देखते हैं कि हमारे माहौल में अक्सर ख़वातीन, जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, वो कुछ इतना तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये होता है कि उनको वो इतनी आयत वग़ैरह याद नहीं होती। तो जी। ये थोड़ी बहुत तो मैं नॉर्मल चीज़ समझ सकती हूँ। बाकी ये है कि उसके ऊपर रिसर्च की गई है। बहुत सारी जगहों से पे रिसर्च की गई है। बीबीसी की रिपोर्ट आप देखें, उनके वो जी। जो मालिक मकान है उनसे बात हुई है, उनके हस्बैंड से बात हुई है, उनकी फैमिली से बात हुई है। वो 3 साल से सऊदीया में रहते हैं, बिल्कुल। और जो इंसान 3 साल से सऊदीया में रहता है और उनको बताया गया है कि वो हर महीने एक पर्टिकुलर पैसे भेजता है, हमारे अपने बच्चों की कफ़ालत करता है। अब बिल्कुल। बताएँ, वो बच्चे तो दूर हैं बाप से, बाप तो उन्हीं के लिए दूर है एग्ज़ैक्टली। ना काम करने बेशक, के लिए। बेशक। तो मैं तो इसको एक टोटली दूसरी नज़र से देखती हूँ कि ये कौन-सा इश्क है कि आप किसी भी एक इंसान के साथ रिश्ते में रहते हुए इतना ज़ुल्म करें। आप जी। पहले नेपाल गए, दुबई वाया, आप कहीं भी पहुँच गए और बच्चों को लेकर पहुँच गए। बिल्कुल। क्या उन यस। बच्चों का यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है? उनके बाप से कोई रिश्ता नहीं है, बाकी रिश्ते? तो इससे ज़्यादा ज़ुल्म तो मैं कहीं नहीं देखती। मुझे तो इसमें बिल्कुल। जहालत और उसके अंदर मुझे लाक़ानूनियत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू इधर रहेगी, जी, क्योंकि मैं नहीं बिल्कुल। समझती कि इसमें कोई भी लीगल पॉइंट है। आप कभी भी, और डाइवोर्स नहीं हुई आपकी,
आपका हस्बैंड यहाँ पर नहीं है तो ठीक है, ये तो आप शिकायत नहीं कर सकती कि जी वो दूरी, वो इश्क तो आपका पबजी पे हुआ। अब वो मेरे ख्याल में जो सऊदिया में बैठे वो पबजी नहीं खेलते थे उनके हस्बैंड, तो ये भी मामला हो सकता है। तो जो उनकी खातून की उम्र है वो 27 साल है, बच्चा जो है वो उनका सचिन है जिनका नाम वो 22 साल के हैं। इस उम्र की बेवकूफ़ियाँ अपनी जगह, इश्क-आशिक़ बिल्कुल, में, पर बच्चों के साथ भी ज़ुल्म है, उनके शौहर के साथ भी ज़ुल्म है और मुल्क में कानून के साथ भी ये एक किस्म का मैं खिलवाड़ समझती हूँ। जी, अब आ जी, जाते हैं दूसरे टॉपिक पे जो आप जी, कहते हैं कि धमकियाँ और ये चीज़ें, आप यकीन मानिए सबसे ज़्यादा बात अगर करें तो हम सब बात करते हैं। आप हैं, हम जैसे लोग के कि बिल्कुल, फ़ोर्स्ड बिल्कुल, होती हैं, शादियाँ की जाती हैं, उनके मज़हब चेंज किया जाता है, बच्चियों बिल्कुल, के और उनके आपने बयानात वो मियाँ मिट्ठू साहब हैं, वो भी करते बिल्कुल। हैं। आप बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि मासूम बच्चियाँ 15 साल, 16 साल उनकी उम्र 12-13 होती है। साल की। हाँ जी, और वो उन्होंने बिल्कुल, हज़ारों में की हैं। बिल्कुल, ज़ुल्म है, इंतहा दर्जे का ज़ुल्म है। लेकिन ये उसका रिवर्जन नहीं है कि जो ये सीमा हैदर ने किया है और बहरहाल ये उनकी तरफ से धमकियाँ बनती भी नहीं हैं, जिन्होंने जो ये खुद लाक़नूनियत कर रहे हैं और जो धमकियाँ हैं उसके जितना जो मैंने रिसर्च किया है वो आउटला किस्म के जो डाकू हैं, जिनकी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, कच्चे के उन इलाके के जो लोग जी, हैं। वो आप जानते हैं कि हुकूमत को पहले भी दस्तयाब हैं, हुकूमत के लिए वो आप जानते हैं कि वो जी, उस उनको पहले ही वो आउटला में हैं और उनको बिल्कुल, वो उनके ऊपर कीमतें मुकर्रर हैं, उनको पकड़ने के लिए कोशिश की जाती है, तो वो एक अटेंशन लेने के लिए भी मैंने नहीं देखा कि किसी भी सियासतदान ने, किसी भी सेंसिबल किसी भी इंसान ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर इवन टॉक की हो। आप देख लें, ज़ी न्यूज़ देख लें, इंडिया के मेन चैनल्स देख लें, वहाँ पे सिर्फ़ ये खबर चल रही है। बिल्कुल ठीक। मैं तो काफ़ी हद तक अपने मीडिया को रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ, हमारे किसी भी रिस्पॉन्सिबल इंसान ने किसी किस्म की इस मामले पे बात नहीं की। हालाँकि जो सीमा हैदर ने किया, मैं ज़ाती तौर पे उसको एक लाक़ानूनियत और ज़ुल्म समझती हूँ। बच्चों के बाप के साथ और बच्चों के साथ उनका अपने मामला। जो जी, बाकी बात कर रहे हैं मियाँ मिट्ठू साहब, उन्होंने किया है, उन्होंने यही कहा है कि ये इनको वापस आना चाहिए, फ़सादात हो सकते हैं। तो उनके तो किरदार आपके और हमारे सामने, उनको कोई हम सपोर्ट बिल्कुल, नहीं करते। जो डाकू हैं, उनकी जो वीडियोज़ देख रहे हैं आप, वो बात बिल्कुल बजा है। जो भी उनके जो इबादत गाहें हैं हिंदुओं की, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान की हुकूमत ने कोऑपरेट किया है, ये उनको बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि हम आपके हिफाज़त नहीं, जैसे ही वो वीडियोज़ आई हैं, आप इसको आप कन्फर्म कर सकते हैं, मेरे सोर्सेज़ के ज़रिए मैंने कन्फर्म किया, वहाँ पे उनको सिक्योरिटीज़ दी गई हैं। और इस किस्म का कोई भी और वो कच्चे के जो डाकू हैं, आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें अटेंशन के लिए और ये इसके बिल्कुल। अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैं तो इसको कोई इतना ख़ास मामला नहीं लेकिन समझती। लेकिन हमारा ये बिल्कुल सही आपकी ये बात। मैं बिल्कुल एसएसपी गोटकी, बल्कि गोटकी में मेरे 2-3 दोस्त रहते हैं और इत्तेफ़ाक से मतलब तीनों हिंदू कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। मेरी उनसे भी बात हुई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीबीसी ने इसके ऊपर एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव किस्म की स्टोरी की, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी स्टोरी की उन्होंने। वहाँ पे उन्होंने पुलिस और बाकी लोगों से बात की। मैं ये कहता हूँ कि हम लोग यानी हमारी हुकूमत की मैं बात करूँ, मैं और आप नहीं, मैं और आप बात जितनी हो सकती है हम शायद उससे भी ज़्यादा कोशिश करते हैं। अपनी हैसियत से भी कोशिश ज़्यादा की करते हैं। लेकिन बिल्कुल। सिंध में हुकूमत है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और वैसे भी वो थोड़े-से लिबरल मानी जाती है उनकी जी, पार्टी। बिल्कुल, आज से बिल्कुल। 2-3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई फैसल करीम कुंडी साहब से। आए हुँ, हुए थे, एक जगह पे हम बैठे हुए थे। तो वहाँ पे उनको भी मैंने कहा यार आप लोगों की पार्टी तो मैं बाकी पार्टियों से मैंने कहा ठीक है, आपकी पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता, लेकिन मैं कम से कम इस चीज़ को समझता हूँ कि आपकी जो पार्टी है वो ऐसी है कि थोड़ा-सा उसको लिबरल तरीके से लिया जाता है। बिल्कुल, बिलावल बिल्कुल। साहब के हवाले से सिंध में मियाँ मिट्टू का मसला हो या कोई और हो, मैंने आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। मुराद अली शाह बड़े तगड़े आदमी हैं, कोई शक नहीं है इसमें, कभी बिल कुछ नहीं सुना। आसिफ अली जरदारी साहब से मैंने कुछ नहीं सुना। शहबाज शरीफ साहब से मैंने कुछ नहीं सुना। यानी कोई जो बड़े लीडर्स हैं हमारे, उन्होंने कभी मतलब उफ़ तक नहीं की। क्यों? वजह ये है कि मतलब कुछ समझते आप नहीं हैं इन लोगों को, या तो आप कह दें ना कि ये व्हाइट कलर भी जो थोड़ा-सा आपने दिया हुआ है ना कि फ्लैग के अंदर हमारा है, इसको भी खत्म कर दें कि यार ये मसला ही वन्स फॉर ऑल खत्म हो जाए। फिर आप जाने मतलब सारे मुसलमान होंगे जो मर्ज़ी अब एक-दूसरे के साथ कर क्यों हम नहीं करते? मतलब अगर हमारे किसी जगह मस्जिद में हमारा आप खुद पाकिस्तान में रहती हैं, मैं खुद रहता हूँ। अगर कोई छोटा-सा कोई टूटी भी टूट जाए, हालाँकि टूटियाँ चूरी भी होती हैं, उससे नलके-वलके चूरी होते हैं नॉर्मल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कितना वावेला होता है। लेकिन आप हुँ, उनके मंदिर में जाके बेहुरमती करते हैं, उनकी इबादतगाह है ना, हम उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? हमारे बड़े उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? मुझे मुझे जी, जी। अफ़सोस इस चीज़ का होता है। मैं ये नहीं कहता कि उनको मैं सिक्योरिटी नहीं बात दी जी, गई जी, होगी या समझ कुछ और रही नहीं हूँ। दिया होगा। फ़खर साहब, आप एक बात समझें कि यहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर जो ओहदा है वो कौन-सा है? चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ।
जी, बिल्कुल, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे पहले गुजरे हैं बाजवा साहब, बिल्कुल। उनके ऊपर जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मज़हब इतना नाज़ुक मामला है कि उनको कितनी सफाइयाँ देनी पड़ी और क्या कुछ नहीं करना पड़ा। मीलाद की महफ़िलें सजानी पड़ी घर में। वजह उसकी है ना पीछे, उसका जी, बैकग्राउंड है। आपने शुरू से सियासत में मौलवियों को इतना इन्वॉल्व कर दिया कि उनका इतना प्रेशर है आप पे कि आप चाहते हुए भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आप नहीं कर सकते। आप बात करें बिलावल साहब की, तो जहाँ तक मैं ज समझती हूँ, या फिर पीपीपी की बात करें आप, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन खुल के कोई बात नहीं करता। आप द हाँ, जानते हैं इंडिया में भी बिल्कुल। आप देख लें कि कितनी कि वो मज़म्मत कर लेते हैं, जो उनके मुसलमानों के खिलाफ जो जी। मज़ालिम होते हैं, खुल के कोई बात नहीं करता। ये पॉलिटिक्स की गेम है। हुँ, लेकिन ये है कि दिवाली के मौके पे अगर कोई पैगाम देना हो, या वो बिलावल देते हैं। बिलावल एक बिल्कुल, हमारे यंग लीडर हैं और वो काफ़ी हद तक। की भी आई थी मतलब हाँ ला जी। बिल्कुल, और बाकी रही बात शहबाज़ शरीफ साहब की, वो हमारे जो हैं वो बड़े सीधे-साधे से मासूम से इंसान हैं। दूसरा, वो कभी ऐसे किसी भी मामले में नहीं पड़ते, और बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म मेरे ख़्याल में वो अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते। हुँ, बाकी जहाँ तक वो कर सकते हैं कि पुलिस और उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिश वो ज़रूर करते हैं, लेकिन इस वक़्त मैं बहुत तनकीद करती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये जो अजादादारी है, बहुत ही जी, जी, फंडामेंटलिस्ट किस्म के लोगों की, मौलवियों की, जिन्हें हम कहते हैं शिद्दत पसंदों की, जी, वो अजादादारी इतनी ज़्यादा है, कि उसमें से निकल कर पॉलिटिशियंस को, हमारे पावरफुल हलकों को जी, कुछ भी करने के लिए अब बहुत सारा वक़्त चाहिए। अब एकदम से कुछ तब्दील नहीं हो सकता। हाँ, वक़्त लगेगा, लेकिन ये है कि शुरुआत, जैसे आप हैं, मैं हैं, हम बोल रहे हैं। अगर फ़खर साहब आप और मैं बोलते हैं, तो हमें तो कोई थ्रेट नहीं करती, ना हमारी कोई एजेंसी, ना हमें कोई जी, पॉलिटिशियन। इसका जी, मतलब है, चाहते तो वो हैं कि हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी आए, और जी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी को ऐसे मामलात पे बोलने पे उठाया गया हो, कि हुँ, आप क्यों बात कर रहे हैं कि आप मज़हब जी, की इक्वालिटी, मैंने नहीं ठीक, देखा। ठीक, कभी सपोर्ट नहीं की जाती मौलवियों की इस मामले में, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जी, हम बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। कुछ मामलात बहुत नाज़ुक होते हैं, कुछ मामलात में बहुत सारा वक़्त चाहिए होता है। यहाँ पे जो ये मौलवी हज़रात हैं, उनका होल्ड, उनकी यूँ समझ लें कि मज़बूत है क्या, बहुत, नहीं, वो आप यूँ समझें, ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, तो वो मज़हब के नाम पे, वजह उनकी पावर क्या है? आपको पावर बताऊँ, बिल्कुल, उनकी पावर है आम एग्ज़ैक्टली, सीधी-सादी अवाम। उनके पास ताकत है अवाम की। वो अपने एग्ज़ैक्टली, सर पे नहीं बोलते, उनके पास मुदरसों में आम आम अवाम को वो इतना एग्ज़ैक्टली, मैनिपुलेट करते हैं कि सियासतदान छोड़े, आप हमारे आर्मी को भी वो पीछे छोड़ दें, और वो पता नहीं बिल्कुल, क्या-क्या कर जाएँ। तो जी। इसलिए उनके पास अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, उनके अंदर नफ़रतें फैलाई हुई हैं, इसलिए ये मामला थोड़े-से नाज़ुक हैं, और मेरे ख़्याल में इंडिया में इससे ज़्यादा बदतर है, अच्छा, फ्रैंकली मैं स्पीकिंग। मैं एक चीज़ इंडिया के अंदर मैं एक चीज़ कहूँगा और वो ये है कि 25 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है, वो जी, माइनॉरिटी नहीं है मैं उनको कहूँगा। यहाँ जी, पे 26 करोड़ में से 1 करोड़ हिंदू या सिख या ईसाई अगर रहते हैं तो मैं उसको माइनॉरिटीज़ कह सकता हूँ मतलब वो शायद 2 या 3 मैक्सिमम परसेंटेज बनती है, लेकिन वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 15 टू 20% लोग रहते हैं। जी। दूसरी बात, वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की धमकियाँ देता है, तो यकीन करें कोई हिंदू लीडर मैंने आज तक मैं नहीं देखा मेंशन कर जितना चुकी हूँ उनको, हाँ, यानी वो तो यानी मैं फसाद ही ये फैलाते चीज़ हैं। को मैं सेकंड मैं वो करूँगा थोड़ा-सा हमारा कि ये क्रेडिट उनको जाता है। यकीन करें मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे कभी कुछ नहीं हुआ होगा या कुछ होता नहीं या आइंदा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा इवन यूएस में होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह खड़े होके जो धमकियाँ मारते हैं, यहाँ आप पे किसी यकीन हिंदू, माने, मैं सिख, उनको देख के क्रिश्चियन मुझे वही लगता है, जो पाकिस्तान, वो सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं मुसलमानों जी, को, आग लगाते हैं, नफ़रतें फैलाते हैं, जैसे जी, यहाँ। और उस इंसान से मुझे सुन के नफ़रत महसूस होती है, क्योंकि उसने वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों की ज़िंदगियाँ हराम की हुई हैं, दिमाग ख़राब कर के, बिल्कुल, और उन जैसे बिल बहुत सारे यहाँ पर भी हैं। मैं वो बात सपोर्ट नहीं करती फ़खर बिल्कुल। साहब। जी, मैं एक बिल्कुल जो मेरी मुझे लॉजिकली जो समझ आती है, मैं बस बिल्कुल। बात वही करती हूँ। मुझे जी। लगता है हमारे आला हल्के चाहते ज़रूर हैं कि मोनोपोली से निकले, इस इससे, लेकिन मुश्किल है। अवाम का साथ अब ऐसे साहब इतना क्यों करते हैं? वजह आपको, हुँ, उनके पास भी अवाम की ताकत है, क्योंकि बिल्कुल, बेवकूफ़ बनाया हुआ है उन्होंने अवाम को। बिल्कुल, उनको भी बिल्कुल। कोई नहीं छेड़ सकता। नहीं आपकी बात बिल्कुल। दुरुस्त है, आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल, तो थोड़ा-सा ख़ैर आते हैं वापस अच्छा, अभी जिस तरीके से मैं 2-3 दिन पहले मुख़्तलिफ़ वीडियोज़ आई कहते जेहलम में या फिर अभी जो ईद पे लोगों को कुर्बानी करने का जो इश्यू हुआ व्हाट हैपेंड? स्पेशली अहमदिया के साथ, मतलब उस चीज़ को हम अफ़सोस के साथ कि हम ऐसा वो एक जिसे कहते हैं कि हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि हम कहते हैं कि जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, तो वही मैं इम्पोज़ करूँ अम्मारा के ऊपर या अगर अम्मारा के पास कोई इन्फ्लुएंस है, तो अम्मारा कहती है कि जी, मैं दूसरे के ऊपर इम्पोज़ करूँ। ये चीज़ें
अफ़सोस के साथ हम इससे निकल नहीं पा रहे। और फिर बात वहीं पे आती है कि फिर हम ब्लैकमेल होते हैं। वो एहसन इकबाल साहब के साथ जो कुछ होता हुआ हमने देखा, ब्लैकमेल ज़ाहिद होते हैं। हामिद साहब के साथ जो एग्ज़ैक्टली कुछ हाँ, हुआ होते हैं। या बाकियों के साथ जो कुछ हुआ, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। और मुझे अफ़सोस है कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, बहुत ज़्यादती हुई इनके साथ। एहसन इकबाल साहब को अल्लाह ने बचाया, वरना वो उनको कोशिश तो पूरी की गई थी उनको आप मारने खुद की। फिर अंदाज़ा करें, अभी मैं इसीलिए उनकी बात कर रही थी कि वो बेचारे क्या करें? जहाँ बात हुँ। करते हैं गोली मार दी जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमारा इससे निकलने का असल तरीका क्या होगा? चले मैं कहता हूँ चले आज हम इस बकवास में, मुसीबत में फँसे हुए हैं, लेकिन क्या कोई आपको लगता है कि हम कोई डायरेक्शन हम पकड़ मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में हो जाएगा या मैं यूँ करूँगा, बटन दबा दूँगा, आप ड बटन दबा देंगी और सारा कुछ बिल्कुल ओके, ओके हो जाएगा, ये नहीं। लेकिन आखिर कोई डायरेक्शन तो होती है ना, हम कहते हैं कि यार लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता से इस एक्सट्रीमिज़्म से या इस चीज़ों से निकालना है। क्या वाक़ई हम उस तरफ कहीं कोशिश कर रहे हैं, आपको कहीं नज़र आ रहा है सोसाइटी में? मैं ये समझती हूँ कि इसके लिए स्टेट 2-3 काम कर सकती है। और स्टेट के पास मैं स्टेट से मुराद मेरी एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी है, चीफ ऑफ आर्मी जी, स्टाफ है। मैं जी। पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रही। पॉलिटिशियंस भी कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन बाकी मेन सिलेबस बदलें। सिलेबस में जो फैलाई की नफ़रतें हुँ, हैं, सिलेबस वाह! के ज़रिए लोगों में अमन, दोस्ती, भाईचारे का सबक दें और हर चीज़ में मज़हब को मत घुसेड़ें। रियाज़ी, साइंस हर चीज़ बच्चों को साइंस पढ़ाएँ, बच्चों को तरक्की वाले मामलात, तरक्की याफ़्ता ख़यालात की तरफ उनको या वापस इतने हज़ारों साल पीछे मत लेकर जाएँ। सिलेबस बदलें। उसके बाद दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि यस, अपने मौलवी जो एग्री। हैं वो स्टेट कंट्रोल करे। हर मुसलमान मुल्क में, मुस्लिम कंट्री में मौलवी जो हैं वो स्टेट स्टेट कंट्रोल्ड होते हैं। आप बिल्कुल है। स्पीकर पे यस, बात करें या बाहर भी, आप सऊदी अरब को देख लें, मलाइशिया का देख लें, तुर्की को देख लें, कोई भी मौलवी नफ़रत नहीं फैला सकता कुछ भी। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ ये मुकम्मल आज़ादी है। स्टेट पाबंदी वो मज़हब की तबलीग करें, वो बिल्कुल जो वो उनसे वो जितना ठीक चाहते है। हैं वो करें, लेकिन नफ़रतें ना फैलाएँ, उनको कंट्रोल करे रियासत। और अपनी तीसरे नंबर मर्ज़ी पे किसी और पे मुसल्लत करने की कोशिश ना करें दूसरे के ऊपर। अपनी मर्ज़ी दूसरे के ऊपर कोई किसी भी मुसल्लत कर किस्म की किसी भी दूसरे, क्योंकि जी, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कई फ़िरके रहते हैं, इस्लाम में भी। बिल्कुल, तो वहाँ बिल्कुल। गैर मुस्लिम को छोड़ दें, सुन्नी, जी, बिल्कुल, शिया, बरेलवी, देवबंदी बहुत सारे बिल्कुल। फ़िरके रहते हैं, तो उसको लेकर कवानीन बनाए जाएँ कि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया क्या सोशल मीडिया पे बैठकर या किसी के मसलक या मज़हब के बारे में बात नहीं करेगा। बिल्कुल मज़हब सही। अपने जो भी मेन चीज़ है उसके बारे में ज़रूर आप बिल्कुल, बात करें, कुरान, जी, सुन्नत, हदीस अच्छी बात, लेकिन आप किसी के मसलक को नहीं छेड़ेंगे, किसी के लिए नफ़रतें नहीं बिल्कुल, फैलाएँगे। आप टीवी पे बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कादियानियों को गालियाँ नहीं देंगे, ना आप बिल्कुल। सोशल मीडिया पे देंगे, ना आप शियों के लिए नफ़रतें फैलाएँगे, ना आप इस तरह के ये कानून बनाए जाने चाहिए और उसके ये कानून के बगैर मुमकिन नहीं है जी, और इसको बिल्कुल। स्प्रेड को कंट्रोल सेक्युलर ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत सिलेबस को बेहतर तरीके से साइंटिफिक करने की कोशिश करें। और जी, दूसरी बात ये कि अपने थोड़े मौलाना हज़रात या अपने जो स्टेट वाले मौलवी पाले हुए हैं सबने, उनको कंट्रोल करें और उनको कहें कि जी नफ़रतें फैलाना कम करें। और सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी कंट्रोवर्शियल बात करने जा रही हूँ। अ, बहुत बड़ा तबका हमारा जो है पीरी-मुरीदी में मुब्तला है। जो पीर हज़रात हैं, यस, गद्दी नशीन, जी, जो जहाँ-जहाँ भी हैं। मैं तो इवन बरेलवी मसलक से हूँ और हम लोग तो पीरी-मुरीदी में हमारा तो पूरा बिल्कुल। ख़ानदान और हम तो बहुत आगे हैं। मेरे अलावा मैं तो नहीं। आई एम सो सॉरी। मेरा ओके, ये ओके, कसूर नो प्रॉब्लम। जी, जी, मेरा हाँ, तो मैं ये समझती हूँ कि स्टेट उनको कंट्रोल करे। जी, सबसे ज़्यादा पैसे वो कमाते हैं नफ़रतों में। इतना बिल्कुल, पैसा वो कमाते हैं, इतना पैसा वो कमाते हैं कि आपकी सोच है। और उन्होंने अपने बच्चे बाहर सेटल कर दिए हैं, वो लैंड क्रूज़र पे फिरते हैं। करें, वो सब कुछ करें, क्योंकि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा पीरी-मुरीदी में उन्हीं वो जो वो कह देंगे वो मान लेंगे। बिल्कुल। सिर्फ़ मौलवी, मौलवी, मौलवी ना ब्लाइंड ट्रस्ट होता मसलक है। की कोई नहीं सुनता। मौलवी वो सुनते हैं जो किसी मदरसे का लीडर होता है या वो किसी का पीर होता है। आम बेचारा बिल्कुल, मौलवी ऐसे ही बदनाम है, आम मौलवी की कोई नहीं सुनता, ना कोई इज़्ज़त करता है। ये पीरी-मुरीदी वाले हैं जो करते हैं, तो उनको कंट्रोल करे रियासत। वो बिल्कुल। चाहे वो जिस भी मसलक के हैं, जिस भी मसलक के हैं। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, हमारा थोड़ा-सा दूसरी तरफ आते हैं पॉलिटिक्स की तरफ और ये भी क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ ही जुड़ा हुआ मसला था इसलिए मैंने इसके जी। ऊपर डिस्कस करने की कोशिश की आपको क्योंकि फतवा ना लग जाए किसी वो पीरी-मुरीदी वाले से। मैं खुद भी खैर पीरी-मुरीदी तो नहीं कह सकता बट मतलब नहीं, आई नहीं, मैं फॉलो तो द बस ये चाहती हूँ कि स्टेट उन्हें थोड़ा बहुत सूफीइज़्म को मैं कंट्रोल करे। फॉलो करता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि जहाँ पे मेरे माइंड में क्वेश्चन्स आते हैं तो मैं मतलब वो सारे पूछता हूँ लेकिन आज उनको तक मुझे ट्रेन करें ना टीचर्स की तरह, उनको मैं कहती हूँ पीरों को अपने ट्रेन करें। मैं मज़ाक कर नहीं कह रही, मैं बिल्कुल सीरियस कह रही हूँ। सही। उनको जीएचक्यू बुलाएँ,
ये जो सारे पीर हैं आपके, और इनको ट्रेन करें, इनको जाते तो बताने है। कि आपने कहाँ-कहाँ तक आपने अम, कितना आपने माइंड वॉश करना है, कहाँ पे बस करनी, कहाँ पर फुल नहीं, स्टॉप है। हमारा जाते तो है भी। वो 9th मई वाला जो हुआ, मुझे उस दिन जाते किसी हैं ने नहीं, कहा मैंने कहा ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग के लिए। हुँ। जाते वाते थे, क्योंकि 9th मई का उस दिन मैंने बहुत सारे बड़े बड़े पीरों को पाकिस्तान के देखा। तो मुझे, मैं कहीं पे बैठा हुआ था, तो मुझे एक साहब ने कहा, कहते यार मुझे बहुत बुरा लगा कि इस तरह नहीं करना चाहिए, तो बस कर दो यार, बहुत हो गया, मतलब जितना हो गया, गलत हुआ या सही हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं जाना चाहिए इस तरह की उसके ऊपर। खैर, आते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान की एम्बेसी। अमर, आपको अगर याद हो 2021 या 2022 में 2000 में। जकार्ता के अंदर भी हमारी एक एम्बेसी सेल हुई थी। और हाँ। उस वक्त के जो एम्बेसडर से साहब थे, हमारे शायद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, उन्होंने उनको सेल किया। लेकिन उसके बाद अब यकीन करें कि किसी ने चूं तक नहीं की, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना फॉरेन ऑफिस ने ना किसी और ने। अब उसके बाद चलो ये वाली तो एक ओपनली सोशल इन्होंने मीडिया ऑक्शन नहीं तो किया। ज़्यादा, मे बी ये वजह भी हो सकती है। जी, मज़ाकन हफीज नहीं, खान साहब सीरियस। ने इसको खरीदा है, इस एम्बेसी को। क्या देख रही है कि बाकी दुनिया में भी ये ट्रेंड है, ये चीजें होती हैं, या हम अनोखे हैं दुनिया में 204 205 कंट्रीज में से? अच्छा, ये इसके बारे में जितनी मैंने रिसर्च की है, एम्बेसी जो है ये आपने 2000 में हमने एक और बिल्डिंग भी खरीदी थी, वाशिंगटन की उसी करीब ही, जी, इसी के करीब ही। जी, और उसके बाद ये हमारी एक नहीं 2 बिल्डिंग्स हैं इस जी, वक़्त। फिर 2009 या 10 की बात है मेरे ख़्याल में, यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनकी रेनोवेशन करवाई और काफ़ी डॉलर्स जो हैं मिलियन के करीब, आई डोंट नो, मेरे जी, पास एग्ज़ैक्ट फ़िगर नहीं, उन्होंने खर्च किया, लेकिन वो जो बिल्डिंग 2000 में खरीदी गई थी, इस बिल्डिंग की रेनोवेशन नहीं करवाई गई थी। जी, अब ये इट वाज़ फॉलिंग अपार्ट, बिल्कुल इसकी हालत ख़राब थी, इसको बेचना था। हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी, बेचना नहीं चाहिए था, लेकिन एक और बिल्डिंग थी, इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाना तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा। जी, मुझे जो ज़्यादा चीज़ अजीब लगी वो एक और है इसका सिलसिला। जी, आप देखेंगे इसको पहले सेल किया गया जनाब, एक अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके साथ डील की गई। सेल जी, नहीं किया गया, डील की गई, क्योंकि उन्होंने जी, जी, सबसे ज़्यादा बड़ी बोली लगाई। बाद में जब वहाँ पे पता चला कि ये इसका जो एक जू है वो है, इनके ऑनर है, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहाँ पे रोना डाल दिया। उन्होंने कहा ना जी ना, हमने बेचनी ज़रूर है, लेकिन हमने किसी यहूदी को नहीं बेचनी। उसके बाद फिर उनसे वो वापस, हालाँकि वो ज़्यादा रेट दे रहे थे। अगर आप देखें, अगर आपको कुछ जेन्युइन रीज़न्स भी थे सेल करने की। उसके बाद एक और के साथ डील हुई, और वो मुसलमान थे, और वो उन्होंने पाकिस्तानी ने शुक्र अदा किया कि चलो कोई मुसलमान मिला। पता चला कि बाद में वो हाफ इंडियन है, हाफ पाकिस्तानी है, क्योंकि उसके पेरेंट्स में से हाफ, तो अब वो मुसीबत निकल आई, फिर उससे भी वो वापस डील करनी पड़ इंडियन गई। को भी नहीं बेच अब सकते। अल्लाह अल्लाह करके हफीज साहब जो हैं वो मुकम्मल पाकिस्तानी हैं, नस्लन पाकिस्तानी हैं, माँ से, बाप से। तो अब हमने कम रेट में सही, लेकिन हमने हफीज साहब को ये बेच दिया। क्या? असल तो मसला ये है कि हमने कम रेट में भी, सी $1 मिलियन में, वो भी कम नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको बेची हमने, वो अब पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी। इस मामले में हम बहुत बाशऊर और पेट्रियाटिक बागैरत है। हैं। बेगैरत नहीं, बागैरत है। हम ना ज्यूस को बेचते, ना हम इंडियन को बेचते हैं। बेचते हम ज़रूर हैं। हम मतलब इस मामले में आप हमें ऐसे ना समझें, हमारे अंदर नहीं ईगो समझता। बहुत ज़्यादा है। तो हमने बेची, तो हमें बहुत रेट मिल रहा था ज्यूस से भी और इंडियन से भी, हमने नहीं बेची। तो हमने बेची, तो हमने पाकिस्तानी को बेची, और अब वो उन साहब से पूछा गया, तो उन्होंने अभी तक तो कोई भी नहीं, कुछ नहीं बताया कि वो इसका क्या करेंगे आगे। लेट्स सी क्या होता है। चलो शुक्र है, मैं तो सुकून से सोती हूँ कि अब किसी ना ज्यूस को भी की है, ना किसी इंडियन को। आप भी खुश हुआ करें इस मामले में, आप वैसे भी परेशान वैसे ना मैं हो। मैं अगर अपनी बात करूं ना, मैं तो ये कहता कि अगर यार जीव वाले सबसे ज्यादा, अगर वो $7.1 मिलियन की जगह जो है वो $10.7 मिलियन दे रहे हैं, तो भाई उनको दे दो, आपने क्या ना, ना। करना है? नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं, बिल्कुल। ये माइंडसेट अफसोस मुझे होता है, मुझे बड़ा नहीं, नहीं, फिर मतलब इस चीज की। हमें आप क्यों बेगैरत बनाना चाहते हैं? हम गैरतमंद कौम है, गयूर कौम है हम। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारा कि अगर हम इतने मतलब हम कहते हैं, फिर ये आईएमएफ ने 8-10 महीने हमसे, जिसे कहते हैं ना, नाक से लकीरें खिंचवा के छोड़ी वो है, यकीन ज्यूस करें। नहीं है। बिलीव, मतलब एक दफा यकीन करें, हमारा एक दफा आज से 2-3 साल पहले, मेरा नेटिव सिटी है मर्दान में, कहीं जा रहा था, तो किसी का कोई हॉस्पिटल में थे, तो मैं उनके लिए जूस ले रहा था वहां से। तो मैंने शॉप वाले से कहा, मैं कहा सामने 2-3 फ्रीजर्स लगे हुए थे, मैं कहा शेजान का जूस नहीं है? तो उसने मुझे ना यूं करके देखा। मैं कहा भाई क्या हुआ, नहीं है कि है? कहते यार हम ये कादियानियों की चीजें थोड़ी बेचते हैं, आपको नहीं। तो मैं कहा यार इस फ्रीजर के अंदर मुझे मुसलमानों वाली कोई दिखा देना जो आप कह रहे हैं। मैं कहा ये तो सारा नेस्ले और इसका पड़ा हुआ। एग्ज़ैक्टली। कहते नहीं नहीं नहीं, इस तरह की चीजें हम नहीं बेचते। मैं कहा भाई नेस्ले तो पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, ये भी तो उनकी कंपनी है ना। मैंने कहा 150-200 साल हो गए उसको मार्केट में आए हुए। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अफसोस कि हम
हमारी मतलब ये गैरत इस तरह की चीज़ों में, मैं कहता हूँ ये ये बेगैरती वाली जहालत है, चीज़, हाँ, आई एम माइंड सॉरी वॉश टू यूज़ किया दिस गया है। वर्ड, उस जगह पे क्यों आती है? माइंड वॉश किया गया, जहालत है। बाकी ये है कि कादियानियों के लिए तो अक्सर दुकानों के ऊपर लिखा होता है, मैं आपको कई पिक्चर्स अपलोड कर सकती हूँ कि मैं बाज़ार जाती हूँ, कादियानियों के साथ खरीदो-फ़रोख्त मना है। हम यस, नहीं करते। दुःख होता है कादियानियों के, जो क्योंकि मैं चिन्योट से हूँ और रब्वा हम जाते थे और हॉस्पिटल उन्हीं का, हम उनके हॉस्पिटल्स में जाते थे और बड़ी अच्छी सर्विसेज़ होती थी और वहाँ पे हम जाना मुनासिब समझते हैं, रेट्स उनके अच्छे हैं और वो एक वो मतलब वो यस, यूँ समझ लें कि टेक्निकली या फिर वो अपने उसमें वो जो उनकी फ़ील्ड है उसमें वो बड़े बेहतरीन यस, डॉक्टर्स हैं, तो हम एक्सपर्ट वहाँ लोग जाना हैं। पसंद करते हैं। लेकिन अच्छा, ये जहालत है फैलाई हुई, बाकी कोई भी चीज़ आप मुझे बता दें जो ज्यूज़ की नहीं है या जो बाहर की नहीं है। यस, कादियानियों को हमने गैर मुस्लिम करार दे चुके हैं हम। अब इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो आप एक और कानून लेकर आएँ कि उनको मुल्क बदर करें। बाकी इंसानियत सिखाएँ, मैं फिर यही कहूँगी कि ये स्टेट का काम है कि जीने दें, कि गैर मुस्लिम ही सही, लेकिन उनको उन अच्छा, ये सारी पावर गेम है ना, इससे यस। बहुत से लोग जो उनका हुँ, इससे मफ़ाद जुड़ा है, इसलिए वो ये नफ़रतें फैलाते बिल्कुल, हैं। यस, अदरवाइज़ मैं और आप जैसे लोगों को नहीं पता और हमारे बच्चों को ये माइंड वॉश किए जाते याह, हैं। तो ये एग्ज़ैक्टली। जब आप मस्जिदों में जाते हैं तो आप जुम्मे का खुतबा सुना करें। वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल, बताई जाती हैं। यस, जो अमेरिका और यहूदियों की जब ये दुआएँ माँगी जाती हैं तबाह होने की, तब इन्हें ये कभी ख़्याल नहीं आया कि वहाँ पे कितने मुसलमान भी रहते हैं अमेरिका में और पाकिस्तानी भी। हर जुम्मे में ये दुआ की जाती है कि अल्लाह उसको गारत करे, तबाह करे। मुझे स और इसमें कोई ये मतलब ये सिर्फ़ जहालत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है और इसके लिए आपको अपना सिलेबस बदलना होगा, अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करनी होगी, अपने मौलाना और मुर्शिद हज़रात की ट्रेनिंग करनी होगी। अदरवाइज़ मैं और आप कुछ नहीं बदल सकते। अच्छा, हमारा एक आखिरी और वो यही है कि मैंने आईएमएफ की बात आपसे की, हमने ये सारा कुछ बेयर किया, ठीक है? हाँ, अभी जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाई, यकीन करें परसों मेरे घर का बिल आया, 43,000 रुपीज़ का बिल आया मुझे, 900 यूनिट्स का, तो शुक्र ठीक करें है? आप अभी। तो बाय अभी तो बाय शुक्र गॉड करें। मेरा मतलब दिमाग घूम गया, मतलब इतना मेरा मैक्सिमम जो आया वो 40 से नीचे-नीचे होता था। मैंने कहा, और मुझे खैर किसी दोस्त से बात हो रही थी, मुझे कहते हैं यार अगले महीने की तैयारी करो, अभी ये कुछ भी नहीं है। हाँ, अगले बिल्कुल ऐसे महीने ही वाला बताया आपको जाता है। सही मतलब मज़ा आएगा, कहता है कि जो बिल आएगा। हुँ, मतलब ये सारी चीज़ें करके यहाँ पर हम हमें किसी चीज़ का ख़्याल नहीं होता कि यार हम पैसे माँग रहे हैं। मतलब मेरे ख़्याल में मैं कहता हूँ कि कमाना मुश्किल नहीं है हमारा, मैं ज़ाती उसका मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कहता हूँ माँगना शायद सबसे मुश्किल तरीन काम है और उसमें हम एक्सपर्ट हैं। माँगते हैं हम लोग। पाकिस्तान जब बना था ना, तो फ़खर साहब हम तब से माँग रहे हैं। आपको अगर हुँ, थोड़ा बहुत इस हुँ, हिस्ट्री में चले जाएँ ना, हमने हमने आज तक कभी भी कोई और फ़ील्ड में, हमारा ज़रई मुल्क था, कहीं हमने तरक्की नहीं की सिवाय माँगने के। सिर्फ़ आईएमएफ ने, हम इमदाद पे पलते रहे हैं और हमारे बड़ों ने, हमारे सियासतदानों ने हमेशा इमदाद ली और कुछ इज़राइल से भी पहले नंबर पे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इमदाद लेने वाला मुल्क है अमेरिका से। हमने जंगों में इमदाद ली, डॉलर्स का, और बिल्कुल। हमें आदत होगी माँग कर खाने की और जब एक दफ़ा ये लत लग जाए ना मुँह को, तो उसके बाद ये नहीं छूटती। आप अपने देख लें कि आप प्लॉट और डीएचए और ये सारे और बहरिया टाउन इस कैंप जी, जी। ये क्या रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर आप क्या भिजवा रहे हैं? आप हुँ, अब हमारा कोई बिज़नेस नहीं है, तो माँगने के अलावा तो कोई चारा नहीं है। हम अपने दोस्त मुल्कों से माँगते हैं और बहुत माँगते हैं और बहुत हद तक मैं समझती हूँ कि ये उनका भला है कि हमें बहुत इमदाद दी जाती है। हमें बहुत ज़्यादा इमदाद दी बिल्कुल। जाती है। एग्ज़ैक्टली। अब इमदाद क कोई एक लिमिट होती है, बट क्या ख़ैर कोई लिमिट नहीं होती। कोई लग्ज़री किसी की कम नहीं होनी और ना हमने बिल्कुल, माँगना छोड़ना है। आईएमएफ से इसलिए हमें ज़रूरी था पैकेज उसका, कि क्योंकि उसके बगैर हमें बाकी मुल्क भी मदद नहीं दे पैसे रहे नहीं। थे। जी, तो ये बिल्कुल। सिलसिला तो नहीं रुकने वाला, क्योंकि जब तक आप इसके रूट कॉज़ेज़ ख़त्म नहीं करेंगे, आप लैंड रिफ़ॉर्म नहीं लेकर आएँगे, आप अपने इंडस्ट्रीज़ नहीं लाएँगे, आप अपने एग्ज़ैक्टली। बिज़नेसेस जो हैं वो ओपन नहीं करेंगे, आप अपने बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको देनी पड़ेंगी। आप इंडिया को स्टडी कर लें 90s के बाद, 90s में वो गए थे बिल्कुल। आईएमएफ के बाद, उन्होंने एग्ज़ैक्टली। जो-जो रिफ़ॉर्म्स लेकर आए, तो हमारे मुल्क में वो सारी रिफ़ॉर्म्स वो करेगा कौन? पॉलिटिशियन तो कोई टिकता नहीं है। कोई भी नहीं टिकता, ना किसी के पास पावर आती, कोई इतनी हिम्मत और जुर्रत करे कि कोई रिफ़ॉर्म लेकर हुँ, आए। तो एग्ज़ैक्टली। मेरा नहीं ख़्याल कि कभी भी कोई भी रिफ़ॉर्म आएगी और हालात बदलेंगे। हम ऐसे ही माँग बिल्कुल। के खाते रहेंगे। बिल्कुल, आपने क्योंकि जैसे बता दिया कि 1947 से हम इस चीज़ माँग के रहे हैं। सही एक्सपर्ट बने और हमने वाक़ई इसमें बहुत तरक्की की है और अभी तक उस तरक्की को दैट्स लेके व्हाट। उस लेगेसी को लेके हम 2023 तक तो
पहुँचे 1947 से 76-77 ईयर्स हमें हो गए, 14th अगस्त को शायद 78 हो जाएँगे। लेकिन हमारा काम है जो खत्म नहीं हो रहा। हमारा वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने शो थैंक यू जॉइन किया फखर। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब थैंक तक यू। के लिए टेक केयर। बाय। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।